कहते हैं कुदरत की बनाई हुई चीजों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और अगर ये कदम बार बार उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कभी ना कभी आपको भुगतना जरूर पड़ता है, क्योंकि ऐसे न जाने कितने उदाहरण सामने आए हैं जहां कुरान शरीफ की बेहुरमती की जाती है, मस्जिदों को तोड़फोड़ के हवाले किया जाता है और न जाने ऐसी कितनी ही तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। पर ताजा मामला सुडन से सामने आया जहां कुरान शरीफ को जलाया गया और कुरान शरीफ जलाए जाने के बाद जो है तमाम मुस्लिम मुल्क जो है भड़कते हुए सुडन पर दिखाई दिए। पर जिस तरीके से कुरान शरीफ को जलाया गया और अब कुदरती मार जो है वो सुडन के ऊपर पड़ना शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है और हर कोई यही कहता हुआ सोशल मीडिया पर अब दिखाई दे रहा है कि कुदरत की लाठी बेआवाज होती है और जब वो पड़ती है तो उसको हर कोई देखता है। क्या कुछ हुआ है सुडन में और किस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धंसाव से पिछले कई दिनों से लोगों की जिंदगियां बीच मझधार में हैं। उनके मकानों में आई दरारों ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई जो है अब दांव पर लगी हुई है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सुडन के किरूना शहर में हुआ है। वहां भी लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि वहां की इमारतें मूव किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जब दोनों जगहों की समस्या एक जैसी है तो फिर स्वीडन की तरह भारत अपने लोगों का जान माल बचाना चाहे तो क्यों ऐसा कदम नहीं उठा सकता। तो आइए यहां आपको भारत और स्वीडन में फर्क समझाते हैं। किरूना स्वीडन का सबसे उत्तरी शहर है। यह दुनिया में सबसे बड़ी लौ अयस्क खदान के लिए प्रसिद्ध है। यहां भी कई जगहों पर 2016 से दरारें आनी शुरू हो गई हैं। इसकी वजह लेकेब कंपनी द्वारा खदान का काम है। इसको देखते हुए प्रशासन ने साल 2026 तक लोगों को शहर से 3 किलोमीटर पूर्व में शिफ्ट करने की योजना बनाई है। 18,000 जनसंख्या वाले शहर में लगभग 3,000 घरों के साथ किरूना चर्च सहित इमारतों को शिफ्ट किया जाएगा। कुछ मकानों को ट्रकों पर उठाया जाएगा, जबकि अन्य को सावधानी पूर्वक नई जगह पर उतारना और पुनर्निर्माण करना होगा। जहां स्वीडन में इमारतों और मकानों की विशेषता यह है कि कई लकड़ी से बने होते हैं, जिसे बड़े ही आसानी से पूरा उठाया जा सकता है। यहां भी लोगों को अपनी जगह छोड़ने का दुख है। उनके घरों को प्रशासन द्वारा तोड़ा गया, लेकिन कई खुश हैं कि प्रशासन उनके घर और बिल्डिंग को नई जगह पर शिफ्ट करेगी। करीब 6,000 लोगों को शिफ्ट करने की योजना है। तो वहीं जोशीमठ शहर के जमीन में सामने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई घरों की दीवारों और इमारतों में दरारें मोटी होती जा रही हैं। पिछले कुछ समय में यहां की सड़कों में भी दरारें दिखने लगी हैं। इससे स्थिति चिंताजनक हो गई है, क्योंकि दरारें घर घंटे बड़ होती जा रही हैं। स्थिति को देखते हुए एनटीपीसी के तापवोन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट, हेलांग बाईपास रोड के काम और ओली रोपवे के परिचालन को भी रोक दिया गया है। इस बीच लगातार लोग घर खाली कर रहे हैं। इसमें कई राहत शिविर तो कई किराए के मकान में जा रहे हैं। शुक्रवार तक 117 लोग किराए के भवन में चले गए, जबकि 878 लोग अभी भी राहत शिविर में रह रहे हैं। पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार ने एनटीपीसी के ताबड़तोड़ निर्माण को लेकर उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया है, जिससे ये स्थिति हुई है कि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में भी चिंता व्यक्त की गई थी। हाइड्रो पावर परियोजना से जुड़ी सुरंगें उत्तराखंड में तबाही ला सकेंगी। उस समय ये प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे।
तो वहीं जोशीमठ नगर पालिका ने दिसंबर 2022 में कराए गए सर्वे में पाया कि इस तरह की आपदा से 2882 लोग प्रभावित हो सकते हैं। 7 फरवरी 2021 को चमोली में आई आपदा के बाद से पूरी नीति वैली में जमीन में दरार दिखने लगी। पहला, दोनों देशों में हालातों के अंतर क्या है। दूसरा, जोशीमठ में कोरोना की तरह भवन नहीं बने हैं जिसे एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जा सके। स्वीडन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से कई गुना आगे निकल चुका है। साथ ही वहां की स्थिति भारत जैसी नहीं है। तो वहीं स्वीडन में रहन सहन का स्तर ऊंचा है। सरकार समाज कल्याण पर ध्यान देती है। उदाहरण के तौर पर कोरोना में दरारें 2016 से आ रही हैं और सरकार लोगों को शिफ्ट 2026 तक पूरे रोडमैप के साथ करेगी। जबकि जोशीमठ में 1970 में पहली बार दरारें आई थी, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ और बिना किसी योजना के लोगों को राहत शिविर में भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो स्थिति देखी जा रही है स्वीडन में, खासतौर पर कुछ दिन पहले तुर्की और स्वीडन के बीच आपसी संबंध बिगड़े थे, कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। स्वीडन में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच कुरान शरीफ की प्रति जलाई गई थी, जिसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया था। घटना के बाद तुर्की ने बड़ा एक्शन लेते हुए स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर की यात्रा तक को रद्द कर दिया था। कुरान की एक कॉपी जलाई जाने के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया था। तुर्की के रक्षा मंत्री ने हुल्सी अकर ने कार्रवाई के रूप में स्वीडिश रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन की प्रस्तावित अंकारा यात्रा को भी रद्द कर दिया था। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा था कि स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर की प्रस्तावित अंकारा यात्रा अब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब इस बैठक का कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि स्वीडन ने तुर्की के खिलाफ घृणास्पद प्रदर्शनों को जारी रखने की मंजूरी दी। घटना के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हुल्सी अकार ने कहा कि इस तरह की घटना पर चुप रहना ठीक नहीं है। हमने देखा कि तुर्की और हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ जघन्य कृत्यों के विरुद्ध कोई उपाय नहीं किए गए। ऐसे में स्वीडन की डिफेंस मिनिस्टर की तुर्की यात्रा का कोई औचित्य नहीं बनता है। आपको बता दें कि ये मीटिंग 27 जनवरी को होनी थी और इसको अब रद्द कर दिया गया था। घटना के बाद स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर जॉनसन ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने तुर्की के रक्षा मंत्री अकर से जर्मनी के रामस्टीन में नाटो की बैठक के दौरान मुलाकात की थी और दोनों ने अंकारा की बैठक को स्थगित करने पर सहमति भी जताई थी। जहां तुर्की के साथ स्वीडन के संबंध बहुत अहम है, तो वहीं नाटो की सदस्यता को लेकर स्वीडन और तुर्की के बीच तनाव चल ही रहा है। स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन तुर्की नाटो में स्वीडन के शामिल होने का लगातार विरोध करता रहा है। बस इसी बात को लेकर विवाद है। इस कारण स्टॉकहोम में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान ही कुरान की एक प्रति जलाई गई, जिसे तुर्की इस्लाम पर हमले के रूप में देख रहा था। और जब यह कृत्य को अंजाम दिया गया है तो किस तरीके की हालात अब स्वीडन में देखने को मिल रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण दुनिया के सामने है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।